बात नहीं ना, चलिए जी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और काफ़ी लंबे समय के बाद हम वापस मिल रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और बीते एक महीने के अंदर आपने एग्रोनॉमी की इस तरीके से बैंड बजाई होगी, ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूँ। और नहीं बजाई है तो अभी आपके पास में लगभग 3 से 4 महीने हैं। एग्रोनॉमी ही नहीं, आपको हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना है। जिस तरीके से परिवार के अंदर माता पिता अपने सब बच्चों को एक समान समझते हैं, उसी तरीके से आपको भी प्री पीजी के अंदर या डबलयू के अंदर हर सब्जेक्ट को एक इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। कुछ चीजें होंगी जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि याद नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स बड़ी होती है, तो वो चीजें आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब वो सबके लिए कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। याद नहीं होती है तो मतलब ऐसा होता है ना कि दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। दशरथ मांझी जिन्होंने मतलब एक पहाड़ को मतलब एक साथ नहीं तोड़ा था, रोजाना वो एक एक घंटा जो है अपना कार्य करते थे। ऐसी कोई सी भी कॉम्प्लेक्स चीज हो सकती है, कुछ टेबल्स होंगी, कुछ फैक्ट्स होंगे जो आपको याद नहीं होते होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, A4 साइज के छोटे छोटे पेपर बना के रोजाना याद करना है। बात आती है क्रॉप प्रोडक्शन की। प्री पीजी और डबलयू के अंदर अगर क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो राजस्थान प्री पीजी के अंदर जैसा मैंने एनालिसिस किया है, 10 से 12 साल के 2010 से लेकर 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनको एक जगह मैंने कंपाइल किया है। और उसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्टिकुलर क्रॉप से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, टिलेज से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको सबको हमने कंपाइल कर लिया है। क्रॉप प्रोडक्शन होने के बाद में आपका रिवीजन होगा। उस रिवीजन के अंदर जैसे अपन टारगेट रखेंगे कि आज अपनी क्लास नहीं होगी, 2 दिन बाद अपनी क्लास होगी, उन 2 दिन के अंदर आपको मेट्रोलॉजी पढ़ के आना है या टिलेज पढ़ के आना है। जैसे आप पढ़ के आओगे उसके बाद एक बार तो मैं वर्बली आप लोगों के सामने पूरा मेट्रोलॉजी को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस में रखूंगा, उसके बाद जो पुराने एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिवीजन में करवा दूंगा। बात आती है क्रॉप प्रोडक्शन की। डबलयू के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 का पेपर आप देखिएगा, लगभग 14 क्वेश्चन जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन से पूछे गए। डबलयू के अंदर 14 क्वेश्चन क्रॉप प्रोडक्शन से पूछे गए। 2015 वाली जो वैकेंसी थी जिसका एग्जाम 2018 में हुआ था उसके अंदर, ठीक है। लेकिन राजस्थान प्री पीजी के अंदर क्वेश्चंस जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन से बहुत कम पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत सीधा पूछा जाएगा या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा, ठीक है। सीधा पूछा जाने का मतलब क्या हुआ कि या तो ऐसा पूछ लिया जाए कि बोटेनिकल नेम ऑफ राइस, ठीक है, या फिर पूछ लिया जाए बड़ा ही कॉम्प्लेक्स चला जाए, ठीक है, कि मान लीजिए जैसे कि गोल्डन राइस होता है, उस गोल्डन राइस के अंदर जो विटामिन ए होता है या जो कैरोटीन सिंथेसिस होता है उसके सोर्स कौन कौन होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स जा सकता है, ठीक है। तो हमें जो है मॉडरेट लेवल को कवर करते हुए प्री पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, डबलयू पॉइंट ऑफ व्यू से हम और डीप में जाएंगे, लेकिन पहले अपन जो है प्री पीजी का कोर्स अपन को पहले कवर करवाना है। आप में से अधिकांश बच्चे जो है वो प्री पीजी की तैयारी कर रहे हैं। डबलयू के लिए अपन और स्पेशल क्लासेस लेंगे, उसके अंदर जितना भी आपका क्रॉप प्रोडक्शन है उनको एक एक क्रॉप को जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास जो है आपके क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इस क्लास के अंदर कुछ पीडीएफ आप लोगों के लिए बनी हुई है। इस पीडीएफ के अंदर जो है कुछ बहुत हम बोल सकते हैं कि समराइज फॉर्म में कंटेंट दिया हुआ है। मैं इस कंटेंट को आप लोगों को कवर कराऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ बोर्ड पर जो है आपको समझाऊंगा, उसके बाद में हम इस पीडीएफ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये इजीली समझ में आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की। क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर एक वर्ड आता है जिसका नाम क्या है, क्रॉप है। आप सभी जानते हैं कि फसल या क्रॉप की जब भी हम बात करते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज कल्टिवेटेड बाय द फार्मर फॉर देयर इकोनॉमिक पर्पज। इकोनॉमिक पर्पज उसका फूड हो सकता है, फाइबर हो सकता है, फ्यूल हो सकता है। तो उसके लिए जो पौधों के समूह को जो लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रॉप। बालाराम गुजर, बलराम गुजर, सॉरी, वो क्या होता है, अंग्रेज आते हैं तो ऐसे नाम बोलते हैं, लेकिन अपन तो अंग्रेज नहीं है ना। बलराम गुजर, सॉरी भाई, तुम्हारा नाम बलराम ही है, चलिए दीपक में बालाराम। चलिए, तो क्रॉप की हम बात करते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि क्रॉप का क्लासिफिकेशन कहीं सारा होता है, अलग अलग पर्पज से हम क्रॉप को क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम जब भी क्रॉप की बात करते हैं तो क्रॉप को मेजरली जो है हम सीरियल्स में, पल्सेस के अंदर, ऑयल सीड के अंदर, फाइबर क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में, एरोमेटिक मेडिसिनल के रूप में, ठीक है, इस तरीके से इनका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब क्रॉप के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर हम बात करेंगे सीरियल्स के बारे में। किसके बारे में, सीरियल्स के बारे में, ठीक है। सीरियल्स की अगर हम बात करते हैं तो सीरियल जो है वो एक लैंग्वेज है जिसका नाम क्या है, रोमन लैंग्वेज। कौन सी भाषा है, रोमन लैंग्वेज। रोमन लैंग्वेज के एक वर्ड सीरीज से लिया गया है। किससे लिया गया है, सीरीज से लिया गया है। एक सीरीज जो है SERIES होता है, ठीक है, और एक सीरीज कौन सा होता है आपका, CEREAS होता है। इस सीरीज के अर्थ की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो सीरीज का मीन होता है गॉडेस ऑफ रेन।
क्या होता है? गॉडेस ऑफ ग्रेन, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? अन्न की देवी कहा जाता है। गॉडेस ऑफ ग्रेन जो है वो रोमन के अंदर जो है एक त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। गॉडेस ऑफ ग्रेन यानी अन्न की देवी के नाम से जो वहां पर एक त्योहार मनाया जाता है, उसके बेसिस पे जो है कौन सा वर्ड लिया गया है? सीरियल। किससे लिया गया है? कौन सी लैंग्वेज का है? रोमन लैंग्वेज का सीरियल। क्लियर है? तो सीरियल इज डेराइव्ड फ्रॉम द रोमन लैंग्वेज वर्ड सीरीज व्हिच मीन इज द गॉडेस ऑफ ग्रेन। क्लियर है? आपने देखा होगा कि जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा होती है? किसमें रिच होती है? वो कार्बोहाइड्रेट रिच होती है। किसमें रिच होती है? कार्बोहाइड्रेट। चाहे आप राइस की बात कर लो, व्हीट की बात कर लो, मेज की बात कर लो, इनके अंदर सबके अंदर क्या कंटेंट ज्यादा होता है? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सीरियल्स होते हैं वो सीरियल्स किसमें रिच होते हैं? रिच सोर्स। किसके रिच सोर्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। किसके रिच सोर्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। दैट इज क्लियर। इसके बाद में यदि हम बात करें अमीनो एसिड पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड पॉइंट ऑफ व्यू से किसमें रिच होते हैं और किसमें डेफिशिएंट होते हैं? तो आप लोग बचपन से पढ़ते आओगे सर, जितनी भी सीरियल्स होती है वो सीरियल्स जो है कौन कौन सा अमीनो एसिड में रिच होती है? मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक। जबकि डेफिशिएंट किसमें होती है? लाइसिन। अगर मैं आपसे पूछूं विच वन अमीनो एसिड इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन, तो कौन सा होगा भाई? कौन सा होगा? लाइसिन होगा, क्योंकि सीरियल्स के अंदर जो है क्या कम पाया जाता है? प्रोटीन कम पाया जाता है। प्रोटीन कम पाया जाता है तो क्या डेफिशिएंट है? लाइसिन डेफिशिएंट है। इट मींस लाइसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन। क्लियर है? और किसमें रिच होती है? मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन में रिच होती है। ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद में एक पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, लेकिन एक सीरियल क्रॉप है जिसका नाम क्या है? मेज। क्या है? मेज। नोट लगाकर आपको याद रखना है कि जो मेज है उस मेज में किस किस की डेफिशिएंसी पाई जाती है? डेफिशिएंट इन ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, बट रिच इन मिथ्योनिन। ये पॉइंट क्लियर है? समझ में आया कि मक्का एकमात्र ऐसे सीरियल क्रॉप है जिसके अंदर लाइसिन के साथ साथ किसकी कमी पाई जाती है? ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है, लेकिन रिच किस में होती है? मिथ्योनिन के अंदर। ये चीज क्लियर है? इसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी मक्का है दैट इज रिच इन द तीनों में, मिथ्योनिन में भी, ट्रिप्टोफैन में भी और लाइसिन में भी। इन तीनों में रिच होने वाली जो मेज है उस मेज का नाम क्या है? क्यूपीएम है। क्या है? क्यूपीएम। और क्यूपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? क्वालिटी प्रोटीन मेज। क्या होती है? क्वालिटी प्रोटीन मेज होती है। अगर हम इस क्वालिटी प्रोटीन मेज की बात करते हैं, क्यूपीएम की बात करते हैं, तो इस क्वालिटी प्रोटीन मेज के अंदर एक जीन पाया जाता है जिस जीन का नाम क्या है? OPEC2। कौन सा है? OPEC2। क्यूपीएम यहां पर जो जीन पाया जाता है वो जीन कौन सा है? OPEC2 जीन है, ठीक है। और OPEC2 जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन के लिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लाइसिन की जब हम बात करते हैं तो क्यूपीएम के अंदर लाइसिन की मात्रा कितनी होती है? 3.7 टू 4.2 मिलीग्राम पर 100 ग्राम मेज। और इसकी कुछ वेराइटीज आपसे पूछी जा सकती है, तो वेराइटीज है RPS। आर का मतलब रत्ना, पी का मतलब प्रोटीना, एस का मतलब शक्ति। रत्ना, प्रोटीना एंड शक्ति, ठीक है। HQPM जो आती है उसका मतलब है हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, ठीक है। उसके अंदर जो है लाइसिन की मात्रा और ज्यादा पाई जाती है, इस वजह से उसका नाम क्या है? HQPM मेज कहा जाता है। यहां पर आपके सामने जो वर्ड मैंने मेंशन किए हैं, सबसे पहले सीरियल किस लैंग्वेज का वर्ड है आप लोगों को पता होना चाहिए। सीरियल की अगर हम बात करें किसमें रिसोर्स होती है, किसमें डेफिशिएंट होती है, सभी सीरियल जो है वो मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन में रिच होती है, लेकिन मेज जो है वो केवल और केवल किसमें रिच होती है? मिथ्योनिन में। जबकि डेफिशिएंट किसमें होती है? ट्रिप्टोफैन और लाइसिन में। ट्रिप्टोफैन और लाइसिन के साथ साथ मिथ्योनिन रिच जो मेज है उसका नाम क्या है?
QPM है, जिसके अंदर जीन कौन सा पाया जाता है, OPEC2 जीन पाया जाता है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन के लिए। OPEC2 या फिर QPM मेज के अंदर जो है लाइसिन की मात्रा कितनी होती है, 3.7 to 4.2 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। दैट इज क्लियर। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पूछी जाती है, और आप लोगों को भी पता होगा कि जो सीरियल्स होती है, उन सीरियल को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी? खरीफ, रबी और समर। कौन कौन सी है? खरीफ, रबी और समर। अगर आपसे पूछा जाए समर की जगह हम यहाँ पर एक वर्ड लिख सकते हैं, समर को हम जायद भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जायद। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरीफ, रबी और जायद ये तीनों किस लैंग्वेज के वर्ड हैं? तो ये किस लैंग्वेज के वर्ड हैं? अरेबिक लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज के हैं? अरेबिक लैंग्वेज। अब आप मुझे बताइए कि खरीफ सीरियल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? सबसे पहले खरीफ सीरियल का कौन कौन सा हो गया? राइस हो गया। सेकंड नंबर पर मेज हो गया। थर्ड नंबर पर सोरगम भी हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर पर पल मिलेट भी हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अगर हम रबी सीजन की बात करें तो रबी सीजन के अंदर वीट हो गया। सेकंड नंबर पर ओट भी हम बोल सकते हैं और बार्ले भी हम बोल सकते हैं, ठीक। मेनली 3 है। समर सीजन की अगर हम बात करते हैं, जायद सीजन की बात करते हैं, तो इसके अंदर जनरली कोई सीरियल कंसीडर नहीं की जाती। ये चीज आप लोगों को क्लियर है, सीरियल्स। इसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है आपका पल्सेस का, ठीक है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको बेसिक आपको बता रहा हूं। सेकंड है आपका पल्सेस। पल्सेस की अगर हम बात करते हैं तो पल्सेस जो है वो किस लैंग्वेज से डेराइव है? पुर्तगाली। कौन सा वर्ड? पुर्तगाली वर्ड, जिसका मतलब क्या है? पोटेज। कौन से वर्ड से लिया गया है? पोटेज से, जिसका मीन होता है सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्या होता है? सोर्स ऑफ प्रोटीन, या इसे सूप कहा जाता है। यानी ऐसे प्लांट जो किस में रिच होंगे? प्रोटीन रिच होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पल्सेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्सेस। अब यहां से एक दो पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी हम पल्सेस की बात करते हैं तो पल्सेस के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनके आपको याद रखना है कि पल्सेस जो है कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? बिलोंग टू लेग्यूमिनोसी फैमिली। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या सभी लेग्यूमिनोसी की क्रॉप्स पल्सेस होती है? क्या नहीं होती है। तो यहां पर हम एक नोट लगाकर लिख सकते हैं, बट ऑन लेग्यूम्स आर नॉट पल्सेस। एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा? एक आपका सोयाबीन और एक आपका ग्राउंड। ये किसके लिए कंसीडर की जाती है? एज अ ऑयल सीड। इसके अंदर जो हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका हम यूज नहीं करते हैं, हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट गोइट्रोजन। क्या पाया जाता है? गोइट्रोजन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोइट्रोजन हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट किसके अंदर पाया जाता है? सोयाबीन की वजह। इस वजह से इसका हम पल्सेस के रूप में यूज नहीं करते हैं। ये चीज क्लियर है। जबकि ग्राउंडनट मेनली जो है हमारा ऑयल सीड क्रॉप के रूप में जानी जाती है, ठीक है। एक बार हम पीडीएफ पर चलते हैं, उसके कंटेंट को कवर करते हैं और साथ में फिर यहाँ आएंगे। देखो ये फर्स्ट आप इसको भूल जाइए एक बार के लिए, सीरियल क्रॉप्स। The word cereal comes from the series, the names Roman goddess of harvest and agriculture. जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो रोमन देश है या रोमन कंट्रीज है, वहां पर जब फसल की हार्वेस्टिंग होती थी तो हार्वेस्टिंग के बाद में वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, इस वजह से उसे रोमन गोडेज कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद खरीफ सीरियल की बात करते हैं तो आपका पेडी, बाजरा, सोरगम, मिलेट और मेज है। मैंने आपको मिलेट्स पढ़ा दिया है। आप मुझे बताइए कि टोटल इंडिया के अंदर कितनी मिलेट्स का कल्टीवेशन किया जाता है? इंडिया के अंदर टोटल कितनी मिलेट्स का कल्टीवेशन किया जाता है? 6 मिलेट। और ये सारी की सारी 6 मिलेट जो है वो किस सीजन की है? खरीफ सीजन की। किस सीजन की है? खरीफ सीजन। कोई सी भी मिलेट आपसे पूछा जाए किस सीजन की है? खरीफ सीजन की। इसके बाद में रबी सीरियल की बात करें तो वीट, बार्ले और इसके अलावा हम यहाँ पर एक ओट भी लिख सकते हैं। मेज इज ग्रोन इन द 3 सीजन। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि मेज जो है वो 3 सीजन के अंदर ग्रो की जा सकती है। कौन कौन सा? खरीफ सीजन में भी, रबी सीजन में भी और आपका समर या जायद सीजन में भी। जो क्रॉप तीनों सीजन के अंदर ग्रो की जा सकती है उसको हम वर्सेटाइल नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल नेचर की क्रॉप आपसे पूछा जा सकता है किसे कहा जाता है? तो वर्सेटाइल नेचर किसका होता है? मेज का होता है। किसका होता है? मेज का। मान लो आपने मेज का कल्टीवेशन खरीफ में भी किया है, रबी में भी किया है और समर सीजन में भी किया है,
तीनों के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें कि यील्ड लेवल किस में ज्यादा मिलेगा, खरीफ में, रबी में या समर सीजन में, तो जाहिर सी बात है रबी में मिलेगा। ऐसा क्यों है? खरीफ सीजन जो है मेनली रेनी सीजन कहलाता है और रेनी सीजन के अंदर जब रेनफॉल ज्यादा होती है, फील्ड के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है, मॉइस्चर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जो फंगल डिजीज है उनका अटैक ज्यादा होगा। ठीक है, मॉइस्चर ज्यादा होने के साथ साथ जो आपका वीड प्लांट्स है उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी। वीड प्लांट्स अगर ज्यादा बनेंगे या ज्यादा ग्रो होंगे तो उनका क्रॉप के साथ कंपटीशन ज्यादा होगा। जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो इंडिविजुअल प्लांट की जो यील्ड है वो कम होगी। एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि पर हेक्टेयर जो मेज का यील्ड है वो खरीफ सीजन के अंदर क्या आता है, कम आता है कंपेयर टू रबी सीजन। इस वजह से इन तीनों सीजन के अंदर जो सबसे ज्यादा यील्ड हमें मिलती है वो किसमें मिलती है, रबी सीजन के अंदर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया के कौन से इलाके के अंदर या भारत में जो है, इंडिया में कहां कहां मेज का जो है रबी सीजन के अंदर कल्टीवेशन किया जाता है। तो याद रखना है दो जगह। कौन कौन सी जगह? एक तो है आपका बिहार, कहां है, बिहार में, और एक है आपका साउथर्न राजस्थान। कौन सा राजस्थान है? साउथर्न राजस्थान। और साउथर्न राजस्थान की भी अगर हम बात करें तो मेनली कौन कौन सा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और एक आपका उदयपुर। ठीक है, और मेनली अगर आपसे पूछा जाए तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में मेज के कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम क्या था? गोल्डन रे प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम था? गोल्डन रे प्रोग्राम, जो कि 2009 के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था। अभी हम इनको पॉइंट्स को लिख लेंगे, जो पॉइंट्स यहाँ नहीं है उनको मैं आपको एक एक पॉइंट को लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में स्टेपल फूड की बात करते हैं। यहां तक हो गया। इसके बाद में हम यहां पर लिख सकते हैं कि मेज जो है किस नेचर की है? वर्सेटाइल। चलो पल्सेस की बात कर रहे थे एक बार, यहां पर हम लिख सकते हैं मेज। मेज जो है वो किस नेचर का है? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब कैन बी ग्रो कहां कहां? खरीफ सीजन में भी, रबी में भी और समर सीजन में। तीनों सीजन के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यील्ड की बात करते हैं। मैक्सिमम यील्ड, मैक्सिमम यील्ड किसमें मिलती है? रबी के अंदर। किसमें मिलती है? रबी के अंदर। ये चीज क्लियर है। इसके बाद अगर हम रबी की बात करते हैं तो भारत के अंदर रबी सीजन के अंदर जो है कहां कहां किया जाता है? बिहार में और साउथर्न राजस्थान में। साउथर्न राजस्थान की बात करते हैं तो साउथर्न राजस्थान में कहां पर? कहां पर? याद रखना है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। जनरली यहां पर जो मेज की दो वैरायटी फेमस है उनका नाम क्या है? माही धवल एंड माही कंचन। माही जानते हो क्यों रखा है इसका नाम? महेंद्र सिंह धोनी यहाँ का रहने वाला था इसलिए रखा? क्या नहीं रखा है। यहाँ पर क्या है, कौन सी नदी निकलती है? माही रिवर निकलती है। ठीक है, जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों को टच करते हुए जाती है, जो कि एक मैदान भी बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज आपको याद रखना है कि मेज के लिए दो चीजें आपको पूछी जा सकती है। एक इसका जर्मिनेशन आपसे पूछा जा सकता है और एक इसका जो है ग्रोथ के लिए टेम्परेचर पूछा जा सकता है। जर्मिनेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस और ग्रोथ के लिए कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये चीज क्लियर है? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद हम पल्सेस की बात कर रहे थे। जनरली हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस को भी हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 3। कौन कौन सा? खरीफ, रबी और समर। ये चीज क्लियर है? खरीफ सीजन की पल्सेस की बात करें तो कौन कौन सी पल्सेस खरीफ सीजन में आती हैं? बताइए सर। आप जो है पीबीजी से क्या करोगे? एमएससी करोगे। किससे एमएससी करोगे? पीबीजी से। और पीबीजी में जब मन नहीं लगेगा तो आप क्या पढ़ोगे? केमिस्ट्री पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? केमिस्ट्री। पी का मतलब क्या हो जाएगा? पीजन पी, जिसको हम क्या बोलते हैं? केजनस केजान कहा जाता है, अरहर कहा जाता है, रेड ग्राम कहा जाता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, बी का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लैक ग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं? उड़द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़द कहा जाता है। और इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? फेजोलस या फिर विग्ना मुंगो होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें जी का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रीन
ग्राम। और ग्रीन ग्राम का क्या है? फ्यूजुलस रेडिएटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन ग्राम। इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन ग्राम भी कहा जाता है। इंडिविजुअल जब हम इन्हें पढ़ेंगे और इनको डीप में बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो एक आपने सुना होगा काउपी, विग्ना अनग्यूकिलाटा, ठीक है। क्या नाम है आपका? काउपी का, ठीक है। उसके बाद में अगर फिफ्थ नंबर पर बात करें तो आपने सुना होगा हॉर्स ग्राम, ठीक है, हॉर्स ग्राम। सिक्स नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो आपका बचा है एम। एम का हो जाएगा आपका मोथबीन। कौन सा हो जाएगा? मोथबीन। फेटोलियस एकोंटिफोलिया, ठीक है। एम ए हम करते हैं, क्या करते हैं? एम ए का मतलब हो जाएगा एकोंटिफोलिया। अभी सबका हम नाम एनलिस्ट कर लेंगे। आपको केवल याद रखना है कि कौन सी पल्सेस रबी की और खरीफ की है। रबी पल्सेस की अगर हम बात करते हैं तो रबी पल्सेस में कौन सा हो गया? फर्स्ट वन कौन सा है? ग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं? बंगाल ग्राम बोलते हैं, या चना बोलते हैं, या साइसर एरियंटिनम बोलते हैं, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो आपका पी। थर्ड अगर हम बात करें तो लेथाइरस। और फोर्थ नंबर बात करें तो राजमा। कौन सा है? राजमा। ये याद रहेंगे आपको, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट अगर यहां पर एक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि यदि हम पल्सेस की बात करते हैं तो पल्सेस के अंदर कौन सी पल्सेस पूरे इंडिया के अंदर ज्यादा कल्टीवेट की जाती है? इंडिया के अंदर पल्सेस तो सबसे ज्यादा जो है ग्राम, देन पीजन पी, देन मूंग। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा एरिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में किसका सबसे ज्यादा एरिया है? ग्राम का है। फिर किसका है? पीपी मतलब पीजन पी का है। फिर किसका है? मूंग का है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? एक बार हम वापस पीडीएफ पे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जा सकती है, स्टेपल फूड। चलो स्टेपल फूड की भी बात कर लेते हैं। स्टेपल का मतलब क्या होता है? स्टेपल फूड यानी खाद्यान्न की फसल। क्या कहा जाता है? खाद्यान्न की फसल। यदि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में जो है स्टेपल फूड कौन है, इंडिया के अंदर स्टेपल फूड किसे कहा जाता है, और राजस्थान के अंदर जो है स्टेपल फूड किसे कहा जाता है? यदि हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में कौन है? व्हीट है। इंडिया में कौन है? राइस। राजस्थान में कौन सा है? पल मिलेट है, बाजरा है, ठीक है। व्हीट को इस वजह से क्या कहा जाता है? किंग ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। जबकि सीरियल्स की क्वीन जो है वो किसे कहा जाता है? मेज को कहा जाता है। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा एरिया जो है वो किसका है? व्हीट का है। राइस केवल हमारे एशियन कंट्रीज के अंदर ही ग्रो किया जाता है। लगभग 90% राइस का प्रोडक्शन, कंजप्शन और एरिया जो है हमारे एशिया के अंदर है, जबकि व्हीट जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेट किया जाता है और उसको खाया जाता है। तो इस वजह से जो है मैक्सिमम एरिया होने की वजह से व्हीट को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ सीरियल। जबकि क्वीन ऑफ सीरियल जो है वो मेज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है, जितनी भी सीरियल्स है उन सीरियल्स में प्रोडक्टिविटी लेवल जो है सबसे ज्यादा किसका है? मेज का है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ सीरियल। एक और रीजन ये है कि जिस तरीके से सबसे ज्यादा रिसर्च वर्क जो है ड्रोसोफिला पर हुआ है, उसी तरीके से क्रॉप्स में सबसे ज्यादा जो रिसर्च वर्क हुआ है वो किस पर हुआ है? मेज पर। तो ड्रोसोफिला भी एक क्या है? फीमेल है। और मेज भी क्या है? एज ए कंसिडर किया जाता है, ये भी क्या है? फीमेल है, ठीक। तो इसे क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ सीरियल्स। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? तो स्टेपल फूड आप लोगों को क्लियर हो गया। स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड कौन है? व्हीट। स्टेपल फूड ऑफ इंडिया क्या है? राइस। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, स्टेमन। स्टेमन का मतलब हिंदी में क्या होता है? पुंकेसर होता है, पुंकेसर कहा जाता है। जितनी भी सीरियल क्रॉप्स हैं उन सीरियल क्रॉप्स के अंदर स्टेमन्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन राइस के अंदर कितने होते हैं? 6 स्टेमन्स होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। याद रहेगा ये चीज? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके टेस्ट वेट के बारे में। टेस्ट वेट का मतलब क्या होता है? कितने दानों के वजन को जो हम टेस्ट वेट बोलते हैं? 1000 सीड का जो वेट होता है, सीड्स वेट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट कहा जाता है। एक वर्ड आपने सुना होगा, सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स जो है वो कितने सीड्स के वेट को कहा जाता है? 100 सीड्स वेट को हम क्या बोलते हैं? सीड इंडेक्स कहा जाता है। ये चीज क्लियर है? अब यहां पर राइस दिया हुआ है। देखिए बच्चों, राइस की अगर हम बात करते हैं तो राइस के अंदर यहां पर लिखा हुआ है बासमती का 22। ये 22 नहीं है, इसको याद कर लेना, 21 ग्राम है। कितना है? 21 ग्राम है। जबकि नॉर्मल राइस का कितना है? 25 ग्राम है। आप मुझे एक चीज बताइए कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप का टेस्ट वेट जितना कम होगा उसका मतलब क्या है? उसके सीड की साइज छोटी होगी या बड़ी होगी?
सीड की साइज छोटी होगी या बड़ी होगी? किसी मान लो जैसे बासमती है और नॉर्मल राइस है, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों का यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो किसके सीड की साइज छोटी है, बासमती या फिर नॉर्मल राइस की? या किसका सीड का वेट कम है? सीड का वेट किसका कम है? किसका कम है? अरे भाई बासमती का कम है ना, बासमती का कम है। मान लो टेस्ट वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1000 दानों का वजन क्या बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब एक इंडिविजुअल सीड का भी वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके बासमती। आप लोग कोई मुझे बताएगा कि बासमती का मतलब क्या होता है या बासमती राइस क्या होता है? आप मार्केट में गए होंगे, आपने देखा होगा कि जितना मोटा राइस है, जितना मोटा राइस होता है या छोटा राइस होता है, उसका वेट या उसका प्राइस जो है वो उतना ही कम होता है। जितना लॉन्ग ग्रेन होगा उसका वेट, उसका जो प्राइस है वो उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। बासमती राइस क्या होता है, कोई बता पाएगा? बासमती क्या मतलब है? बनाया या खाया कभी? तो क्या होता है सर? पीडीएफ में कुछ नहीं दिख रहा है, वर्ड में वीट, पीडीएफ में भी दिखेगा। बासमती की बात हम कर लेते हैं। देखो बासमती की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको अक्सर बताया है कि भारत के अंदर जब अंग्रेज आए थे तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर गुड़ होल मतलब एक अच्छी स्ट्रक्चर हुआ करती थी, जो मतलब थेचिंग, आपने सुना है थेचिंग के लिए कौन सी घास फेमस है? थेचिंग पर्पज के लिए कौन सी ग्रास फेमस है? भूल गए? थेच ग्रास फेमस है, कांस ग्रास फेमस है, सेक्रम स्पॉन्टेनियम फेमस है, सब इसी के नाम है। ठीक है, तो जनरली क्या होता था कि वेस्टर्न राजस्थान में जो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती थी जो टेम्परेचर को कम करती थी और ठंडा रखने का काम करती थी, उसका नाम क्या था? गुड हॉल था। क्या नाम था? गुड हॉल। अब अंग्रेज आए तो उन्होंने तो गुड हॉल कहा, लेकिन राजस्थान के लोगों ने उसको क्या बना दिया था? गुड़ाल बना दिया था। क्या बना दिया था? गुड़ाल बना दिया था। इसी तरीके से अगर हम बासमती की बात करते हैं तो बासमती का ओरिजिनेट की अगर हम बात करते हैं वर्ड के बारे में, तो वास प्लस माटी से लिया गया है। वास प्लस माटी। वास का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, ठीक है, यानी खुशबू, और माटी का मतलब होता है ग्रेन। तो ऐसा ग्रेन जिसके अंदर क्या हो? फ्रेग्नेंट हो, यानी खुशबू हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बासमती बोलेंगे। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बासमती राइस के अंदर जो फ्रेग्नेंस या फ्रेगमेंट है, फ्रेग्नेंस जो है वो किसकी वजह से आती है? तो याद रखना है आपको, डाई एसिटाइल 1 पायरो किसकी वजह से आती है? 2 एसिटाइल 1 पायरो। ये दोनों एक ही चीज है, या तो हम डाई एसिटाइल बोल सकते हैं या फिर इसको हम 2 एसिटाइल बोल सकते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? चलो, आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे जैसे कि मूवी देखने आ गया। चलो चलिए, तो बासमती राइस की अगर हम बात करते हैं तो बासमती राइस जो है उसके अंदर जो मेन पूछा जाता है आपसे कि इसमें खुशबू किसकी वजह से होती है, तो डाई एसिटाइल 1 पायरोलिन। इस डाई को हम 2 भी लिख सकते हैं, एसिटाइल का एसिटाइल प्लस 1 पायरोलिन। ये चीज क्लियर है? चलिए, इसके बाद में यहां पर है वीट। वीट का जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है? 40 ग्राम होता है। कितना होता है? 40 ग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं जो फ्लेरिस माइनर है, यहां पर लिख देते हैं फ्लेरिस माइनर, फ्लेरिस माइनर का कितना होता है? 2 ग्राम होता है। कितना होता है? 2 ग्राम। ठीक है, मेज की बात करते हैं तो 200 से 250 ग्राम, ग्राउंडनट का भी 200 से 250 ग्राम, बार्ले का 35 से 40, सोरगम का 25 से 30, बाजरा का 5 से 9, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम का जो है, देखो यहां पर क्या क्या आपको इंपोर्टेंट याद रखना है मैं बता देता हूं। राइस को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में वीट का आपको याद रखना है, मेज का आपको याद रखना है, ग्राउंडनट का आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेज का सीड इंडेक्स कितना होगा, मेज का सीड इंडेक्स कितना होगा, मेज का सीड इंडेक्स कितना होगा, मेज का सीड इंडेक्स कितना होगा? जाहिर सी बात है, जब 1000 दानों का वजन 200 से 250 ग्राम है तो आप क्या करोगे? 20 से 25 हो जाएगा भाई। 1000 दानों का वजन 200 से 250 है तो 100 दानों का कितना हो जाएगा? 20 से 25 हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। बार्ले का भी आप याद रख लेना, सोरगम का याद मत रखना, बाजरे का मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 to 9 ग्राम। ठीक है, उसके बाद पी देख लीजिएगा। चिकपी की अगर हम बात करते हैं, देखो चिकपी के अंदर जो है वो 2 कंडीशन होती है, एक जो है वो देसी चिकपी होता है और एक जो है आपका बंगाल ग्राम होता है। क्या होता है? काबुली चना होता है। कौन सा होता है? काबुली चना। ठीक है, तो इन दोनों का वेरी करता है, लेकिन एवरेज आपको याद रखना है 260 से 450 ग्राम। कॉटन का आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर टोबैको का थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है,
ये आप लिख लेना 0.08, ठीक है, 0.08 टू 0.12 ग्राम, ठीक है। सनफ्लावर का याद मत रखना, सेफ्लावर का याद मत रखना। मस्टर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट है, मस्टर्ड और तिल का। मस्टर्ड का 3 to 5 और तिल का जो है वो 3 ग्राम होता है। शुगर केन, अब हाइब्रिड की हम बात करेंगे, लेकिन एक बार आप लिख लीजिए इनको, ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए। सबसे पहले जो है आप हेडिंग डालिए क्रॉप प्रोडक्शन। कल आप लोगों को सीट मिल जाएगी और सीट के अंदर ही आप इनको लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको लिखने का दिक्कत नहीं होगा। लिखो एक बार इनको। एक बार आप इनको लिख लीजिए। वैसे ज्यादा पॉइंट, आपको जो चीज याद नहीं है उस चीज को लिखो तो और अच्छा है, ठीक है। जैसे मान लो इनमें से कौन सा पॉइंट आपको याद नहीं है, उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। क्रॉप, रोमन लैंग्वेज, वर्ड सीरियल, गॉडेज ऑफ ब्रेन, रिच सोर्स कार्बोहाइड्रेट का, अमीनो एसिड में रिच जो है मिथोनिन और ट्रिप्टोफेन, डेफिशिएंट है लाइसिन में। मेज डेफिशिएंट होता है ट्रिप्टोफेन और लाइसिन दोनों में, बट रिच इन द मिथोनिन। रिच मिथोनिन, ट्रिप्टोफेन एंड लाइसिन रिच जो मेज होती है उसको हम क्यूपीएम बोलते हैं, क्वालिटी प्रोटीन मेज बोलते हैं। लिखा? लिखिया? जो याद नहीं है वो पॉइंट लिख लीजिए ना। अब इसके अंदर आप लोगों को याद ही होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रत्ना प्रोटीना सत्ती, तीनों क्या है, वेराइटीज है ना। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन 3.7 टू 4.2 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के। लिखा? ये आप लोग जानते ही हैं, इसमें तो लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। उसके बाद में ये भी मैंने शायद आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। जिसको जो पॉइंट नहीं आता वो लिख लीजिए ना। जैसे मान लो किसी को टेम्परेचर याद नहीं है तो वो मेज का टेम्परेचर डाल के आगे एक पॉइंट लिख लो, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि रबी मेज का कल्टीवेशन कहाँ होता है, तो बिहार एंड साउथर्न राजस्थान में। और साउथर्न राजस्थान में यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया गया था टू प्रमोट रबी मेज इन 2009, जिसका नाम क्या था, गोल्डन रे प्रोग्राम।
कौन सा प्रोग्राम है? गोल्डन रे प्रोग्राम। ठीक है, टू प्रमोट रबी मैच इन साउथर्न राजस्थान एक प्रोग्राम रन किया था जिसका नाम क्या था? गोल्डन रे प्रोग्राम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गोल्डन रे प्रोग्राम का संबंध किस क्रॉप से है? ठीक है, तो याद रखना है मेष से। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, माही धवल एंड माही कंचन। ठीक है, लिखा? मेज किस नेचर का है? वर्सेटाइल नेचर का है। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? जो तीनों सीजन के अंदर ग्रो होने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आप लिख लेना, नॉन ट्रेडिशनल एरिया, नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ मेज कल्टीवेशन। नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ मेज कल्टीवेशन क्या है? केरल। कौन सा है? केरल। नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ मेज कल्टीवेशन, जहां पारंपरिक तरीके से या पारंपरिक रूप से जो है पहले से जो है मेज का कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, वो स्टेट कौन सा है? केरल है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ मेज कल्टीवेशन क्या है? केरल। ठीक, लिखा? चलिए, इसके बाद में पल्सेस। हमने ये लिख लिया है, बिलोंग टू लेग्यूमिनोसी फैमिली बट ऑल लेग्यूम्स आर नॉट पल्सेस। आप लोग सब जो है विनय सर से वो ले लेना, बुकलेट वो आपको दे देंगे क्रॉप्स की। उसके बाद में जैसे जैसे अपन कुछ पॉइंट ऐड करें तो आप भी साथ के साथ में जो है वहीं ऐड कर लेना। ठीक है, और अगर आप इंडिविजुअल उसकी फोटोकॉपी कराओ तो सिंगल प्रिंट करवाना। सिंगल प्रिंट का मतलब समझे कि एक साइड ही केवल आपका जो है रिटर्न रहना चाहिए, पीछे वाला पेज जो है आपका खाली होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो आप उसको वहां लिख लो। Potash means source of protein, belong to the Leguminosae family, but all legumes are not pulses. Soybean and groundnut इसका एग्जाम्पल है। थोड़ा जल्दी लिखो यार। लिख लिया? पल्सेस ये जानते होंगे आप, पता है रबी कौन सी है, खरीफ सीजन की कौन सी है? कभी कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, कि कौन सी जो है वो रबी सीजन की और कौन सी खरीफ सीजन की है। तो याद रखना है, रबी सीजन की याद कर लो, बाकी जो भी बची वो सब क्या है? खरीफ सीजन की है। इसमें से आपको मटर और चना तो याद है, लेथाइरस और राजमा, और स्टार पॉइंट डाल के लिख लो कि भाई लेथाइरस और राजमा किस नेचर के हैं? आपके रबी सीजन के क्रॉप प्लांट्स हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये थोड़ा स्टेटिस्टिक्स लिख लो, ये वाला पॉइंट लिख लो, ये आपके नोट्स में मिल जाएगा आपको। इंडिया के अंदर पल्सेस के सिनेरियो की बात करें तो ग्राम सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है, एरिया उसका ज़्यादा है, देन पिजन पी, देन मूंग। ये वाला पॉइंट मेंशन कर लीजिए, नीचे वाला पॉइंट आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा। इंडिया के अंदर पल्सेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो ग्राम का है, देन पिजन पी का है, देन मूंग का है। ठीक है, इसके बाद में बासमती राइस, ये लिख लीजिए, ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्रेगनेंस या खुशबू की अगर हम बात करते हैं तो डाई एसिटाइल 1 पायरोलिन, 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन। कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस केमिकल की वजह से जो है वो खुशबू आती है। आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि पहली बार अगर मान लीजिए जब बारिश होती है तो सोइल के अंदर से कुछ आपको जो है सुगंध आती है, हल्की सी बड़ी, किसकी वजह से आती है? एक्टिनोमाइसिटीज। वेरी गुड। लेकिन एक्टिनोमाइसिटीज किस केमिकल की वजह से वो खुशबू आती है वो आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है वहां पर जो केमिकल होता है जियोस्माइन होता है। कौन सा होता है? जियोस्माइन। ठीक है, जियोस्माइन केमिकल की वजह से जो है जब पहली बार बारिश होती है तो उसके बाद जो खुशबू आती है, ठीक है, वो किसकी वजह से आती है? एक्टिनोमाइसिटीज। और एक्टिनोमाइसिटीज में भी कौन सा केमिकल्स? जियोस्माइन केमिकल की वजह से। कौन सा केमिकल है? जियोस्माइन केमिकल। ये चीज आपको याद रखना है, जियोस्माइन केमिकल की वजह से। ठीक है, ठीक है, लिखा ये चीज? नहीं आया? तो ये पॉइंट आपके हो गए। इसके बाद में हम वापस पीडीएफ पे चलते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पर हाइब्रिड क्रॉप्स का सिनेरियो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसको अपन थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले अपन अपनी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, फिर आप इसको ऑटो करेक्ट कर लेना कि कौन सा गलत है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम हाइब्रिड की बात करते हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं
आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में एक चीज पढ़ाई गई होगी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट AICRP। फर्स्ट AICRP किसके ऊपर स्टार्ट किया गया था? मेज के ऊपर। कब स्टार्ट किया गया था? 1957 के अंदर। कब किया गया था? 1957 में, 1957 में। तो 1957 में जब मेज के ऊपर AICRP स्टार्ट किया गया तो 3 से 4 साल जब कंटिन्यूअस रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, उसका रिजल्ट आया 1961 में। कब आया? 1961 में। और 1961 के अंदर एक हाइब्रिड डेवलप हुआ, किसके अंदर? मेज के अंदर। तो मेज के अंदर जो हाइब्रिड डेवलप हुआ था उसका नाम क्या था? गंगा वन। ठीक है, यहां पर आपकी क्या है? ये क्रॉप है, इधर जो है वो हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है, और इधर जो है आपका क्या है? ईयर। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? इट इज द हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि जब दो जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं तो जो हमें F1 मिलता है वो क्या कहलाता है? हाइब्रिड कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड मेनली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर ही पॉसिबल है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर हाइब्रिड पॉसिबल नहीं है। तो आपने देखा होगा कि पल्सेस के अंदर बहुत रेयरेस्ट केस में केवल एक पल्सेस है जिसका नाम पिजन पी है, उसी के अंदर क्या है? हाइब्रिड डेवलप हुआ है। बाकी किसी भी सेल्फ पोलिनेटेड के अंदर हाइब्रिड डेवलप नहीं हुआ है। बहुत रेयरेस्ट केस के अंदर क्या हुआ है? हाइब्रिड का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं सेकंड हाइब्रिड की बात करते हैं इंडिया के अंदर। तो 1964 में, कब? 1964 में। क्रॉप का नाम था क्या? सोरगम। कौन सी क्रॉप थी? सोरगम। क्लियर है? और सोरगम के अंदर जो हाइब्रिड वैरायटी डेवलप हुई थी उसका नाम क्या था? CSH1। CSH की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है कमर्शियल सोरगम हाइब्रिड। कौन सा है? कमर्शियल सोरगम हाइब्रिड। इसके बाद में 1965 आता है, और 1965 के अंदर जो है, किसके अंदर? पल्म मिलेट के अंदर। किसके अंदर? पल्म मिलेट, या पल्म मिलेट को हम क्या बोलते हैं? बाजरा। बाजरा के अंदर क्या डेवलप हुआ था? हाइब्रिड डेवलप हुआ था, और उस हाइब्रिड का नाम क्या था? HB1। कौन सा था? HB1। HB की फुल फॉर्म है हाइब्रिड बाजरा वन। क्या है? हाइब्रिड बाजरा वन। अब ये हाइब्रिड बाजरा वन कैसे डेवलप हुआ और कहां डेवलप हुआ? तो इसको हम थोड़ा सा सिनेरियो देखते हैं इसका। 1965 के अंदर, ठीक है, टिफ्ट 23A इंटू बिल 3B के बीच में जो है क्रॉस करवाया गया। कहां पर? लुधियाना में। और क्या मिला? HB1 मिला। क्या मिला? HB1। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिस तरीके से पल्मनेट के अंदर 3 लाइन होती है, A लाइन होती है, B लाइन होती है और R लाइन होती है। ठीक है, तो A लाइन कौन सी थी? टिफ्ट 23। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बाजरे का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है? HB1 है। कब डेवलप हुआ? 1965 में। कहां पर डेवलप हुआ? लुधियाना में। और लुधियाना में कौन सा इंस्टीट्यूट है? PAU। कौन सा है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में डेवलप हुआ। कब हुआ था? 1965 में। किस किस के क्रॉस के बीच में से वजह से हुआ? टिप 23A और बिल 3B की वजह से। कौन सा? HB1, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बाजरा वन। ये चीज क्लियर है, ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट हाइब्रिड की अगर हम बात करते हैं तो 1970 की बात थी, 1970 की, और क्रॉप कौन सी थी? कॉटन। अब कॉटन के अंदर जो है हाइब्रिड जो पहली बार डेवलप हुआ था वो हुआ था आपका इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड। आप सभी जानते हैं कि इंटर स्पेसिफिक क्या होता है और इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है? जानते हैं? इंट्रा का मतलब सिंगल स्पीसीज, इंटर का मतलब दो स्पीसीज। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन के अंदर दो प्रकार की स्पीसीज हैं। कौन कौन सी? एक डिप्लॉइड है और एक टेट्राप्लॉइड है। डिप्लॉइड के अंदर जो है वो क्या होते हैं? 2x होते हैं। टेट्राप्लॉइड के अंदर क्या होते हैं? 4x होते हैं। ये चीज क्लियर है? यानी यहाँ पर 2 क्रोमोसोम सेट्स होते हैं और यहाँ पर 4 क्रोमोसोम सेट्स होते हैं। डिप्लॉइड की बात करते हैं तो डिप्लॉइड के अंदर जो है हम बात करते हैं, यहाँ पर आता है हियर। क्या आता है? हियर। और जबकि हम टेट्राप्लॉइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा भाई। हियर की बात करते हैं तो हियर के अंदर गोसिपियम स्पीसीज कॉटन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोसिपियम स्पीसीज। और यदि हम बात करते हैं जी का मतलब गोसिपियम हो जाएगा। ठीक है, जी का मतलब क्या हो गया? गोसिपियम। या फिर इससे पहले हम लिख लेते हैं, तो एक सेकेंड, गोसिपियम हर्बेसियम। गोसिपियम
हर्बेसियम। सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, गोसिपियम आर्बोरियम। क्या हो जाएगा, गोसिपियम हर्बेसियम और गोसिपियम आर्बोरियम। ये दोनों किस नेचर की है, डिप्लोइड है। टेट्राप्लोइड की अगर हम बात करते हैं तो टेट्राप्लोइड के अंदर दो, गोसिपियम बार्बाडेंस और गोसिपियम हिरसुटम। यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस कॉटन को जो है हम देसी कॉटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देसी कॉटन। तो देसी कॉटन किसे कहा जाता है, देसी कॉटन, या फिर इसे कहा जाता है एशियाटिक कॉटन, एशियाटिक कॉटन। और इन दोनों कॉटन्स को जो है हम ओल्ड वर्ल्ड कॉटन भी बोलते हैं, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसके बाद न्यू वर्ल्ड कॉटन की अगर हम बात करते हैं, न्यू वर्ल्ड कॉटन किसे कहा जाता है, भाई को कहा जाता है, यानी गोसिपियम बार्बाडेंस को और गोसिपियम हिरसुटम को कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इजिप्टियन कॉटन किसे कहा जाता है, इजिप्टियन कॉटन, या फिर हम इसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉटन कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसे पीमा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पीमा। गोसिपियम हिरसुटम को हम क्या बोलते हैं, अमेरिकन कॉटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमेरिकन कॉटन। ये चीज समझ में आई आप लोगों को। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड, और हाइब्रिड किसमें, कॉटन के अंदर। कौन सा हाइब्रिड है, इंट्रा स्पेसिफिक। कौन सा हाइब्रिड है, इंट्रा स्पेसिफिक। और जो इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड डेवलप किया गया था उसका नाम क्या था, H4। और ये कब डेवलप किया गया था, 1970 में। किसके द्वारा किया गया था, भाई सीटी पटेल। किसके द्वारा, सीटी पटेल के द्वारा। ये चीज क्लियर है आप लोगों को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो H4 हाइब्रिड था वो किस किस के क्रॉस के माध्यम से, G67 एंड अमेरिकन नेक्टर लेस। ये भी जो है आपका किसका है, गोसिपियम हिरसुटम की एक वैरायटी है, और ये भी किसकी वैरायटी है, गोसिपियम हिरसुटम की एक वैरायटी है। तो इन दोनों के बीच में जो क्रॉस किया गया तो क्या मिला, H4 यानी हाइब्रिड 4। क्लियर है। और ये किसकी वैरायटी है, आपके कॉटन। तो कॉटन की अगर आपसे पूछा जाए इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड कौन सा था, तो कौन सा है, H4। ये चीज क्लियर है। किस किस के क्रॉस से बना, G67 और अमेरिकन नेक्टर लेस। ये चीज भी क्लियर है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कॉटन का अगर हम बात करें, कॉटन का इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड कौन सा। फर्स्ट तो हो गया इंट्रा स्पेसिफिक, सेकंड हो जाएगा यहां पर आप ईयर जो है यहां पर लिख लेना इन 1970। फिर है आपका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड से जो वैरायटी डेवलप की गई थी उसका नाम था वारा लक्ष्मी। कौन सा था, वारा लक्ष्मी। और ये डेवलप की गई थी 1972 में। और कहां पर, धारवाड़ के अंदर, धारवाड़ कर्नाटका। केन का मतलब क्या है, कर्नाटका। क्या है, कर्नाटका। अब बात करते हैं कि धारवाड़ के अंदर ये कैसे डेवलप किया गया, तो याद रखना है गोसिपियम हिरसुटम एंड गोसिपियम बार्बाडेंस। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस किया गया तो क्या मिला, वारा लक्ष्मी। दैट इज क्लियर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड पूछा गया है या इंट्रा स्पेसिफिक पूछा गया है। अगर इंटर स्पेसिफिक पूछा जाए तो कौन सी वैरायटी आएगी, वारा लक्ष्मी। कब, 1972 में। अगर इंट्रा स्पेसिफिक पूछा गया है तो H4 और 1970 के अंदर। ये चीज क्लियर है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शुगर केन से रिगार्डिंग। शुगर केन, शुगर केन का फर्स्ट हाइब्रिड, शुगर केन का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है, को 205। और दैट इज डेवलप्ड बाय द, डेवलप्ड इन 1918 बाय बार्बर। किसने डेवलप किया था इसको, बार्बर ने। बार्बर ने इसको कैसे डेवलप किया कि एक जो है आपका सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सॉरी नोबल केन और सेकेरम स्पॉन्टेनियम, इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ और क्या बना, को 205 बना। ठीक है। आपसे एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है, नोट लगा के लिख रहा हूं मैं, वंडर केन। वंडर केन की वैरायटी आपसे पूछी जा सकती है, याद रखना है, को 419। क्या है, को 419। ये को क्या है, को का मतलब होता है कोयम्बटूर। क्या होता है, कोयम्बटूर। ठीक है। अगर आपसे पूछूं एसबीआई कहां पर लोकेटेड है,
SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है? 1912 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और ये कहाँ है? कोयम्बटूर। तो जो भी अधिकांश जो डेवलप होते हैं वो कहां से होते हैं? कोयम्बटूर से। एक है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये कहाँ है? लखनऊ के अंदर। कहाँ है? लखनऊ के अंदर। ये चीज याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है JRF 2020 में पूछा गया था। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1912 के अंदर। कब हुई थी? 1912 के अंदर। ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे क्या? एक बार आप इनको लिखिए, फिर हम 2-3 पॉइंट्स के बारे में और बात करेंगे, फिर क्लास को खत्म करते हैं। क्योंकि वो जो PDF है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दे रखा है। जब आप कल एक बार PDF ले लेना सर से अभी, ठीक है, और जो भी एडिट हमें करना होगा वो हम क्लास में कर लिया करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट जो रहेंगे आप ऐसे निकलवाना कि पेज जो है एक साइड में तो आपका रिटर्न हो और पीछे वाला पेज जो है आपका खाली हो, यानी सिंगल साइड आपको प्रिंट निकलवानी है, ठीक है। चलो एक बार लिखो इसको। क्या हुआ? एक बार इनको लिख लीजिए। नाइनटीन 1961 में मेज गंगा वन, 1964 में सोरगम CHH, लिखा क्या आपने? ये लिख लिया? ये नीचे वाला भी लिख लेना एक बार, ग्राउंड नट का, ठीक है। ग्राउंड नट की एक वैरायटी थी, मतलब हाइब्रिड जो है वो डेवलप किया गया था 1961 के अंदर, जिसका नाम क्या था? C501। किस किस के क्रॉस से? D3 और इंटू A477 C501। बहुत रेयरेस्ट केस में है कि आपसे जो है पूछा जाएगा कि इनके क्रॉस कौन कौन से थे, लेकिन आपका जो पिजन पी है उस पिजन पी के अंदर उसके क्रॉस पूछे जा सकते हैं, पर्लमेट के अंदर क्रॉस पूछे जा सकते हैं, कॉटन के अंदर उसमें क्रॉस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको भी लिख लीजिए, कॉटन। आजकल विपरीत हो रहा है, जिस तरीके से भारत के लोग जो है वो मतलब अंग्रेज बनना चाहते हैं, इट मीन्स मतलब अंग्रेजी सभ्यता की ओर ज़्यादा आकर्षित है। तो हिंदी में भी जो है हम सहजता महसूस करते हैं, लेकिन हम अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हरिओम है, तो हरिओम विष्णु को बोलता है हियर। क्या बोलता है? हियर। यानी देसी लोग हैं लेकिन हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो याद रखना है कि जो डाइप्लॉइड है वो क्या है? आपका हियर है। हियर मतलब हर्बेसियम और आर्बोरियम है। बहुत चांसेस होते हैं कि जब हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि आर्बोरियम किस में आएगा, बारबाडेंस किस में आएगा, हिरसुटम किस में आएगा। और जबकि आपने देखा होगा कि जो इस्कॉन टेम्पल है, उन इस्कॉन टेम्पल पे अधिकांश जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स जो हैं, वो बड़ी वेशभूषा के अंदर और बड़े जो है व्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। यानी वो लोग क्या बन रहे हैं? भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, यानी भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं, समझ? तो इस तरीके से आपको जैसे भी याद रहे, याद रखना है। लिखा? गोसिपियम बारबाडेंस एंड गोसिपियम हिरसुटम, अमेरिकन कॉटन हिरसुटम को कहा जाता है। लगभग 90% एरिया जो है वो गोसिपियम हिरसुटम का है इंडिया के अंदर भी। मोर देन 90% ऑफ एरिया
जो है कॉटन का, गोसिपियम हिर्सुटम कवर करता है। लिखा? कौन सा? न्यू वर्ड कॉटन, इधर लिखा हुआ है पीमा। गोसिपियम बार्बाडेंस को पीमा भी बोलते हैं। इजिप्टियन कॉटन या आइलैंड कॉटन कहा जाता है। गोसिपियम हिर्सुटम अमेरिकन कॉटन। कल अपन पर्टिकुलर क्रॉप पढ़ेंगे, वीट पढ़ेंगे। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे एक बार वीट पढ़ के आना, ठीक है? जो भी आपके यूजी में पढ़े हो या 11th-12th में पढ़े हो, एक बार वीट अगर आप पढ़ के आओगे तो मैं वर्बली भी अगर बोलूंगा, कुछ पॉइंट्स आपको अगर याद नहीं रहते हैं तो आप लिख लेना साथ के साथ, ठीक है? लिखा है यहाँ तक? चलिए एक बार आप ये भी लिख लीजिए। एक और लिख लेना यहाँ पे, पीजन पी के अंदर 1991 में ICPH MS प्रभात देती एंड ICPI ICPI 161। G67 एंड अमेरिकन नेक्टरलेस। हाँ, एक है आपका सेफ्लावर, DSH12 DSH129। सेफ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या है? कार्थेमस टिंक्टोरियस। एकमात्र ऐसी ऑयल सीड क्रॉप है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं, तो थॉर्नी ऑयल सीड क्रॉप, ठीक है? सनफ्लावर जो है, क्या बोला जाता है? सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या है? हेलियंथस एनस कहा जाता है। सेफ्लावर याद रखना है, कौन से सीजन की है? रबी सीजन की है। कौन से सीजन की है? रबी सीजन की, ठीक है? क्या? स्टार फ्लावर जो है इसको क्या कहा जाता है? कुसुम कहा जाता है। और थोर्नी ऑयल सीड क्रॉप इसे कहा जाता है। कार्थेमस टिंक्टोरियस कहा जाता है। रबी सीजन की फसल है। 1991 के अंदर जो है इसका हाइब्रिड डेवलप किया जिसका नाम क्या था? DSH129, ठीक है? सनफ्लावर की बात करते हैं जिसको हम सूरजमुखी बोलते हैं, और सूरजमुखी का जो फर्स्ट हाइब्रिड है उसका नाम क्या है? BSH1 है, जो कब डेवलप हुआ था? 1980 के अंदर। ये पॉइंट है। ये कुछ जो है उस PDF में थोड़ा गलत मेंशन है। इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लेना CMS 234 RH से जो है BSH1। CMS 234 है इंटू RH से BSH1 डेवलप हुआ था 1980 के अंदर। है किसका? हाँ, इसका क्रॉस है ये RH 274 BSH1। इन हाइब्रिड्स को एक सीक्वेंस में लिख लेना, आप ईयर वाइज सीक्वेंस में लिख लेना ताकि आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है? तो फर्स्ट हाइब्रिड जो है 1961 में मेज का था, गंगा 1 था। 1964 में सोरगम का आया CSH1 जिसको कमर्शियल सोरगम हाइब्रिड बोलते हैं। 1965 में बाजरे का आया था HB1 लुधियाना के अंदर। 1965 के अंदर जो है टिफ्ट 23A और बिल 3B का क्रॉस करवाया और HB1 मिला था, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें कॉटन की तो 1970 के अंदर इंडा स्पेसिफिक आया था
जबकि 1972 के अंदर इंटर स्पेसिफिक आया था। इंट्रा स्पेसिफिक जो था H4 था, जो कि J67 और अमेरिकन नेक्टरलेस का क्रॉस था। अगर हम इंटर स्पेसिफिक की बात करते हैं तो हिरसुटम और बारबाडेंस दोनों के क्रॉस से 12 लक्ष्मी डेवलप किया गया था 1972 के अंदर धारवाड़ के अंदर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद है। लिखा है यहां तक आप लोगों ने? ये है CMS 234A इंटू RHA 274 BSH1, जो कि आपके सनफ्लावर का हाइब्रिड था। 1980 के अंदर ये बैंगलोर में डेवलप हुआ था। सेफ्लावर की बात करते हैं, कुसुम बोलते हैं, थॉर्नी ऑयल सीड क्रॉप है, कार्थेमस टिंक्टोरियस इसका नाम है। ठीक है, और ये रबी सीजन की क्रॉप है। 1991 के अंदर इसका फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप हुआ था जिसका नाम DSH 129 था। ठीक है, अब एक बार आप देखिए सुगर केन का 205 जो है वो 1961 नहीं होकर क्या है, वो 205 जो है वो किसने डेवलप किया है? बार्बर ने डेवलप किया है, और 1918 के अंदर। ग्राउंडनट की बात करते हैं तो C205 नहीं है, क्या है? अगर हम ग्राउंडनट की बात करते हैं तो ग्राउंडनट का क्रॉस मैंने आपको लिखाया नहीं लिखाया? 1961 में C501, क्या है? C501। तो यहां पर आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, C501 है, C501 है। ठीक है, मेज की बात करते हैं तो गंगा वन 1961 में, सोरगम का CS1 जो है 1964 में, बाजरा का HB1 1965 में, कॉटन का H4 जो है 1970 में है। लेकिन ये कौन सा है? इंट्रा स्पेसिफिक है। कौन सा है? इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक कब है? 1972 के अंदर, 1972 में। ठीक है, राइस की बात करते हैं तो APRH1, ये थोड़ा सा आप एको लिख लीजिए। राइस का जो है APRH1 या जिसको हम CORH1 बोलते हैं। पिजन पी का आपको मैंने लिखा दिया, ICPH 8 है। सनफ्लावर का BSH1 है जो 1980 में डेवलप हुआ, और सेफ्लावर का जो है DSH 129 है। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, DSH 129 है। ये एक और आप लिख लीजिए राइस का। राइस का जो है कौन सा है? APRH1 है, जो कि 1974 के अंदर डेवलप हुआ था। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप, APRH1। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों यहाँ पर कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, इनको मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट पे जो है आपका ये कुछ नाम है, जैसे कि किंग किसको बोलते हैं, क्वीन किसको बोलते हैं। ये तो अगर मैं किंग ऑफ सीरियल्स अगर मैं कहूंगा तब भी वो वीट रहेगा, और आप लोग पढ़ोगे तब भी वो वीट रहेगा। कहने का मतलब ये है अपन उन चीजों को टच करेंगे जो आप लोगों को थोड़ा कंसेप्चुअल रहेगी, जो आपको याद नहीं होगी। जिस तरीके से अगर हम इनको देखें तो इनको तो आप पढ़ोगे तब भी वही बात है, मैं पढ़ूंगा तब भी वही बात है। ठीक है, तो इनको आप पढ़ लेना। उसके अलावा ये एंटी क्वालिटी कॉन्स्टेंट्स मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताऊंगा कि क्या कुछ पर्टिकुलर्स हैं, जैसे कि बोआ कितना % होना चाहिए तब हानिकारक होता है, कितना नहीं होगा, वो चीजें हम बात करेंगे। ये फर्टिलाइजर वगैरह वाला ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सीरियल क्रॉप्स कल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको ये PDF जो है सर से ले लेना है। ये PDF अपलोड भी हो जाएगी। अपलोड करवाने के बाद सिंगल साइज को प्रिंट करवाना है, या फिर 1-2 पेज जो है आप एक्स्ट्रा बीच में रख लेना A4 साइज के। उससे क्या होगा, जैसे वीट है, वीट खत्म होने के बाद 2 पेज आप एक्स्ट्रा वहां पे रखवा लेना। उससे क्या होगा कि जो भी हम वीट पे लिखेंगे आप यहाँ के उसको कवर कर लेना। ठीक है, इससे पहले जो है ये स्टार्ट हुआ है, इससे पहले कुछ टर्म्स है, इन टर्म्स में भी यहाँ पर कुछ टर्म्स ऊपर नीचे हैं, उनको अपन सही कर लेंगे। एक बार आप इनको पढ़ लेना, बेसिक चीजें हैं, अधिकतर आपने पढ़ा हुआ है, और कोई कंफ्यूजन होगा तो अपन कल की क्लास के इनको कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट के लिए आप वापस देखना, इसके बाद में हम हमारी क्लास को खत्म करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें खरीफ और रबी सीजन की, एक बार देखना ऑयल सीड क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी ऑयल सीड खरीफ की और कौन सी रबी सीजन की, एक बार देख लीजिए। ग्राउंडनट की बात करें तो खरीफ की है, मस्टर्ड की बात करें तो रबी की है, सनफ्लावर की बात करें तो ये भी खरीफ की है, सेफ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है? रबी। तो मतलब अपन केवल रबी रबी वालों को ही हाईलाइट करते हैं। ठीक है, सिसेम की अगर हम बात करते हैं, तिल की बात करते हैं, तिल बच्चों नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में कौन सी है? खरीफ के रूप में ग्रो की जाती है, जबकि साउथ इंडिया के अंदर ये रबी के अंदर ग्रो की जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। लिनसीड की बात करते हैं, अलसी की बात करते हैं तो अलसी भी आपकी किस सीजन की है? रबी सीजन की है। कौन से सीजन की है? रबी सीजन की। केस्टर की बात करते हैं तो केस्टर किस सीजन की है? खरीफ सीजन की है। ठीक है, तो ये कुछ आपको याद रखना है, एक बार आप पढ़ना इनको, बाकी वाला पोर्शन हम कल की क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है।